तो पिंग रिक्वेस्ट टाइम आउट के बारे में पढ़ेंगे। हमें किस किस केस में पिंग रिक्वेस्ट आता है, पिंग रिक्वेस्ट टाइम आउट किस किस केस में आता है, हम ये देखेंगे। तो केस वन ये देखते हैं कि ये हमारा सर्वर है या पीसी है, सोर्स है, ये लिंक है और इस नेटवर्क को क्रॉस करके जा रहा है, इस लिंक को क्रॉस कर, और यहाँ पे फायरवॉल है। देन फायरवॉल के बाद में फिर लिंक है और सर्वर है। तो फायरवॉल में मेरा पिंग रिक्वेस्ट ब्लॉक है इस डेस्टिनेशन के लिए, सर्वर के लिए या पीसी के लिए। तो इस केस में आपको पिंग रिक्वेस्ट आएगा। अगर आपके फायरवॉल में पिंग अलाउ नहीं है उस सोर्स डेस्टिनेशन के बीच में, ठीक है, तो ये केस में आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है कि क्या बोलते हैं, ये आपका सर्वर है, ये लिंक है, ये सर्वर है, ये लिंक है, ये नेटवर्क है और ये लिंक है और ये सर्वर है, और उस सर्वर के अंदर फायरवॉल है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल है। हम एंटीवायरस डालते हैं या विंडोज का फायरवॉल होता है ना हमारे पास में, हाँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 10 या 11 डालोगे तो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल रहता है कि नहीं वहां पे आपके सॉफ्टवेयर में, यस सर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अगर एंटीवायरस डाले तो एंटीवायरस का फायरवॉल रहता है, तो वो अगर ऑन है तो भी आपका पिंग ड्रॉप हो जाएगा, अलाउ नहीं करेगा। या तो उसको ऑफ करना पड़ेगा या तो फायरवॉल में, विंडोज के फायरवॉल में पॉलिसी बना के उसको अलाउ कराना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो दूसरा केस ये होता है कि आपके विंडोज में जो फायरवॉल है या एंटीवायरस का जो फायरवॉल है वो ऑन है और पिंग को ड्रॉप करा रहा है, तो इस केस में भी आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। क्लियर। तीसरा केस है, ये राउटर सर्वर है, ये लिंक है, ये नेटवर्क है, ये लिंक है, ये राउटर है, ये लिंक है और ये सर्वर है। तो ये लिंक डाउन है, राउटर और सर्वर के बीच का लिंक डाउन है। होस्ट नॉट कनेक्टेड, या तो पीसी या सर्वर कनेक्ट नहीं है या तो लिंक डाउन है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है। तो इस केस में भी राउटर तक जाएगा, देन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या हो गया, आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चौथा केस, आपका ये सर्वर है, लिंक है, नेटवर्क है, लिंक है, राउटर है और यहाँ लिंक है और ये सर्वर है। ये सर्वर जो है या तो कनेक्टेड नहीं है या तो क्या बोलते हैं आपका पावर ऑफ मोड में पड़ा हुआ, तो भी आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं पिंग जो है ड्रॉप हो जाए। तो इतने चार केस हैं जब आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है। तो आज तक आप लोगों ने ये सोचा और देखा कि रिक्वेस्ट टाइम आउट मतलब नेटवर्क रीचेबल नहीं है, लेकिन कारण जानो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था पिंग जो है डायग्नोसिस कमांड है, पिंग जो है डायग्नोसिस कमांड है और क्या बोलते हैं आपका ट्रबल शूटिंग कमांड है। तो ये चार केस अपने ध्यान पे रखना कि जब रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है तो ये चार केस हो सकता है। तो ये चार केस को स्टेप टू स्टेप आपको ट्रबल शूटिंग करना है। ध्यान रहेगा? यस सर। कल बात किया होगी जी अंकल। क्या? हेलो,
सर विजय का माइक ऑन है। विजय म्यूट कर लो दादा। जी सर, सॉरी। तो हो यहाँ पे आपका होस्ट पावर डाउन है, या तो इसका इथरनेट कार्ड खराब हो गया है, उसके कारण भी आपको सेम केस नंबर 4 जो है आएगा। ठीक है। और दूसरा केस पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है कि आपका मशीन जो है वो आईपी नहीं डला है उसमें, तो भी आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। एक्सटर्नल फायरवॉल ब्लॉक कर रहे हैं तो, और तो भी आईसीएम पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। वर्क सेक्शन में फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है तो भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। तो इतने सारे 4-5 आपके पास में यूज केस है। जब आपको रिक्वेस्ट टाइम आएगा तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, तो ये 4 यूज केस हो सकते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए और इमीडिएटली इसके ऊपर ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करना चाहिए आपको, तो आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट का इशू रिजॉल्व हो सकता है। क्लियर। तो ये केस था आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आने का। ठीक है। तो हमें दो टाइप की चीजें आता है ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो ये केस हमने देखा रिक्वेस्ट टाइम आउट आने का। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट इतने सारे पॉसिबल केसेस में आ सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल जो केस होता है वो नेटवर्क के ऊपर आता है। अब जैसे देखो, अभी ये देखो, ये एक यूजर है, ये यूजर स्विच से कनेक्ट है और ये स्विच राउटर से कनेक्ट है। राउटर के लैन में जो आईपी एड्रेस जाता है वो इसका यूजर्स का डिफॉल्ट गेटवे होता है। पता है सबको? नहीं पता है? कोई बात नहीं, अभी ध्यान से सुनो, हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो जो राउटर के लैन पे, मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर। राउटर के लैन इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस असाइन करते हैं उसी सेम सबनेट का आईपी एड्रेस को हम यूज करते हैं लैन के यूजर्स के लिए। और लैन के यूजर्स के लिए जैसे देखो, नेटवर्क क्या 192.168.1.0/24 का नेटवर्क है। तो यहाँ पे असाइन हुआ है आईपी एड्रेस 192.168.1.1 का। आपके पीसी में 1.10, 1.20, 1.30 का आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। क्लियर। पीसी में तो इस पीसी का जो डिफॉल्ट गेटवे होगा वो 192.168.1.1 होगा यहाँ पे। अब डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आने का बाद किस किस केस में हो सकता है? या तो इस पीसी में आपने डिफॉल्ट गेटवे नहीं डाला है, आईपी एड्रेस डाल दिया, सबनेट मास्क डाल दिया, लेकिन ये जो डिफॉल्ट गेटवे होता है, जो इस राउटर का आईपी एड्रेस होता है, वो आपने यहाँ पे नहीं डाला है। उस केस में ये पहला होप ही टच नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है? दूसरा केस, यहाँ पे राउटर में इस नेटवर्क के लिए राउटिंग नहीं हुआ है, कोई रूट नहीं है। उस केस में भी आप जब ट्रैफिक भेजोगे, पिंग करोगे डेस्टिनेशन को, तो डेस्टिनेशन रूट अनरीचेबल आ जाएगा। क्लियर। तीसरा केस हो सकता है आपका
जो डेस्टिनेशन है, सपोज इसके आगे और एक नेटवर्क कनेक्ट है यहाँ पे, और ठीक है। तो ये एक और राउटर कनेक्ट है इस नेटवर्क से, इधर एक स्विच कनेक्ट है, ये एक पीसी कनेक्ट है। क्लियर? तो ये जो पीसी है, इस पीसी के लिए यहाँ पे राउट नहीं है, तो इस केस में भी आपका ट्रैफिक यहाँ तक जाएगा, देन इसके लिए यहाँ पे राउट नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्लियर है? तो केस क्या क्या है, इस पीसी पे आपने डिफॉल्ट गेटवे नहीं डाला है, तो ये यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या आएगा, कल पिंग करोगे, सपोज ये पीसी को पिंग कर रहे हो यहां से बैठ के, तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ का नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं है, कोई राउट नहीं है इसका, तो भी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आएगा। राउट नहीं है मतलब यहाँ पे हमने उसके लिए राउटिंग नहीं की है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि यहाँ पर के लिए भी यहाँ राउटर पे राउटिंग नहीं है, यहाँ भी राउटिंग नहीं है, तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आएगा। मे भी केस हो सकता है कि यहाँ पर भी आपने यहाँ डिफॉल्ट गेटवे तो डाला, लेकिन यहाँ पे आपने उसका राउटिंग नहीं किया है, राउटिंग नहीं किया तो इसके राउटिंग टेबल में यहाँ के लिए रूट नहीं दिख रहा है, तो भी यही केस जनरेट होगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्लियर है? यस सर। तो इतने केसेस है जिसमें आपको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आएगा। तो दो चीज पढ़े हमने, समझ आया आप लोगों को? रिजर्व्ड एड्रेस, रिजर्व्ड एड्रेस के बारे में देखते हैं। तो क्लास डी का जो एड्रेस होता है 224 से लेकर 239 तक के रेंज का, जो फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज है, वो आपका मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व। हमने पहले पढ़ा था जब आईपी एड्रेस का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो क्लास ही जो है 240 से 255 फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिजर्व है ना। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी ये भी रिजर्व है। हमने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, किसी भी स्टार्ट आईपी का जो क्या बोलते हैं होस्ट पोर्शन 00 होता है, जो रिजर्व्ड होस्ट पोर्शन 00 होगा तो नेटवर्क एड्रेस हो जाता है। और जो नेटवर्क पोजीशन और जो आपका होस्ट पोजीशन जो है, जो रिजर्व्ड है, वो अगर पूरा का पूरा 1-1 हो जाए, यानी कि 255 हो जाए, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। और ये दोनों आईपी एड्रेस को, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को हम कहीं पे असाइन नहीं कर सकते, ये पढ़े थे हमने। तो ये आपका क्या हुआ, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी भी रिजर्व सेक्शन में चला जाता है। और दूसरा 0.1.1.1 अगर ऐसा आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो वो आईपी एड्रेस आप असाइन नहीं कर सकते, वो इनवैलिड है। क्लियर? ध्यान रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऐसा नहीं कि क्या बोलते 0.1.1.1 आईपी एड्रेस आपने असाइन कर दिया, कहीं पे लिख दिया, वो इनवैलिड होगा। 0 से स्टार्ट होगा ही नहीं। 0 फर्स्ट ऑक्टेट है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट में कभी भी बिट पूरा का पूरा 0 नहीं होगा, वहां कुछ ना कुछ बिट ऑन होना चाहिए, मींस कुछ ना कुछ वहां पे वैल्यू आना चाहिए 1 से लेके 254 के बीच का। क्लियर है?
जीरो डॉट से कोई भी आईपी एड्रेस स्टार्ट नहीं होगा, बड़े सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो। ठीक है, यस सर। अब एक और है आपका 127.x.x.x, ये भी जो रेंज है, ये जो रेंज है ये भी रिजर्व होता है। ठीक है, अब ये रिजर्व किस चीज के लिए होता है, इसको लूप बैक एड्रेस बोला जाता है। और ये लूप बैक एड्रेस क्या करता है, टेस्टिंग पर्पस के लिए रिजर्व है। तो आपके टीसीपी आईपी में जो टेस्टिंग किया जाता है उसके लिए रिजर्व होता है। तो आपको पता होगा हमारा क्लास ए का जो फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज होता है वो कहां से कहां तक का होता है। हाँ, सर 10 डॉट। फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज पूछ रहा हूं मैं। एक आप पूछ रहे हैं कि क्लास एबीसी में क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज क्या होता है। 10.0.0.0 सर। दादा वो तो प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज हुआ। क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज, क्लास ए के फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज हमने यहाँ पे पढ़ा था 0 से 127। करेक्ट, अब याद आया। तो ये पढ़े थे 0 से 127, ये क्लास ए का रेंज है ना, ये दिख रहा है। क्लास बी का फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज क्या था, 128 से 191, क्लास सी का 192 से 223, क्लास डी का 224 से 239, क्लास ई का 240 से 255, यही था। तो देखो क्लास ए के रेंज में 0 से 127 तक है। तो मैंने क्या बोला, 127 जो रेंज का आईपी आएगा, मतलब आप 01 से लेके 126 तक को यूज कर सकते हो। जो 127 है वो रिजर्व्ड है लूप बैक एड्रेस के लिए, मैं यही बताना चाह रहा था। क्लास ए के रेंज में जो 127 सीरीज का आईपी आएगा वो पूरा का पूरा आईपी आपका रिजर्व्ड है किस चीज के लिए, लूप बैक एड्रेस के लिए, टीसीपी आईपी टेस्टिंग के लिए। क्लियर है सर? यस सर। हाँ? तो इतने आईपी एड्रेस है जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, 0.x.x नॉट वैलिड आईपी एड्रेस है, इसको यूज नहीं कर पाओगे कभी भी। 127.0.0 जो जीरो और वो रेंज जो 127.255.255.255 तक जो जाएगा वो लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व है। तो टेस्ट इंटरनल टेस्टिंग के लिए जो आपका लैंड कार्ड है उसको टेस्ट करने के लिए कि वो क्या कहते हैं लैंड कार्ड निक कार्ड आपका हेल्दी है कि नहीं, परफेक्ट है कि नहीं, खराब तो नहीं हो गया है। क्लियर क्लियर है रिजर्वेशन ऑफ आईपी एड्रेस। यस सर। यस सर। ये देखो, कभी भी आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट वर्क कनेक्ट मत करो, लैंड कार्ड मत कनेक्ट करो, वाईफाई मत कनेक्ट करो, पिंग करना कमांड लाइन में जाके 127.0.0.1 ऑटोमेटिक पिंग का रेस्पॉन्स करेगा, क्योंकि ये लूप बैक एड्रेस होता है और ये इंटरनल टेस्टिंग के लिए होता है आपके इथरनेट का, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के लिए। ठीक है, ये पिंग कमांड चलाने से ये भी पता चलता है कि आपका जो नीक कार्ड है वो भी सही है, हेल्दी है। ठीक है, कभी क्या होता है हम क्या सोचते हैं कि हमारा लैंड कार्ड खराब हो गया है ना, कोई बोलता है हमारा लैंड कार्ड खराब है, तो आप जाओ उस पे ना वाईफाई कनेक्ट करो ना उस पे लैंड केबल लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और पिंग करो 127.0.0.1 को।
तो आपका जो लैन कार्ड है, इथरनेट कार्ड है, उसको वो टेस्टिंग करेगा लूप बैक एड्रेस के थ्रू। अगर आपको पिंग का रेस्पॉन्स मिलेगा तो आपका कार्ड और जो उस पर ड्राइवर इंस्टॉल किए हो, क्या बोलते हैं, लैन कार्ड का ड्राइवर, वो प्रॉपर है और आपको पिंग रेस्पॉन्स मिलने लगे। तो ये भी एक ट्रबल शूटिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप और एक ट्रबल शूटिंग कर सकते हो लूप बैक एड्रेस के थ्रू। तो ये क्लियर हुआ कि क्या बोलते हैं, हम हमारे पास और एक ट्रबल शूटिंग कमांड है लूप बैक एड्रेस, जिससे हम कोई हमें बोलता है कि क्या बोलते हैं आपका लैंड कार्ड खराब है या ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है लैंड कार्ड का, चाहे वो वाईफाई के लिए हो चाहे वो आपके फिजिकल इथरनेट के लिए हो या वर्चुअल के लिए हो, तो हम लूप बैक एड्रेस का यूज करके उसको सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये कितनों को पता था पहले? नहीं पता था सर। नहीं पता था सर। इसलिए पता है लाइफ में पढ़ाई करना, नया नॉलेज लेना, आगे आगे का पढ़ाई करना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आप डेली चीजों को यूज करते रहते हो लेकिन पता नहीं रहता, और कुछ को तो पता ही नहीं रहता। तो इसीलिए आप थोड़ा पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो आपको इतने नए नए चीज मिलेंगे, आप स्मार्ट होते जाओगे। ट्रबल शूटिंग क्या है पता है? ट्रबल शूटिंग एक आर्ट है, एक कला है। उस कला से खेलने के लिए आपको जितना नॉलेज होगा उतना आप उस कला से खेलोगे और उतना फास्ट ट्रबल शूटिंग करोगे। ठीक है, अब थोड़ा प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं। विजय या पंकज ने पूछा था कि क्या होते हैं आप हमें परचेस करना पड़ता है क्या करके आईपी एड्रेस को, करेक्ट? यस सर। तो अब हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, हमें पता चलेगा क्या होता है। तो ये देखो, ये जो राउटर है, ये राउटर के लैन पे इस तरफ लैन लगा है और इस डायग्राम का मतलब ये जो ये लाइन दिख रहे हो ना आप, ऐसे स्पीसी से कनेक्ट, स्पीसी से कनेक्ट, स्पीसी से कनेक्ट, इसका मतलब होता है स्विच। इस डायग्राम को भी रीड करना सीखो। ये राउटर है, इस राउटर से एक लाइन गया और यहाँ पे एक ऐसा लाइन बना हुआ है जिससे 3 पीसी कनेक्ट है। तो ये जो लाइन का मतलब होता है डायग्राम में स्विच होना। तो आपको देख के समझना चाहिए, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है ना, कहीं पे स्विच का डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन इस डायग्राम को देख के समझना है कि यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और उस स्विच से आपका पीसी कनेक्ट। क्लियर? तो ये डायग्राम को रीड करने का वे है। जो इसमें नोटेशन बनता है, डायग्राम बनता है, एरो बनता है, लाइन बनता है, वो कुछ चीज आपको दर्शाता है। ठीक है, तो इस राउटर से एक स्विच लगा, इस स्विच से 3 पीसी कनेक्ट है और ये क्या हुआ आपका लैन साइड हुआ, क्योंकि इस तरफ आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस डला हुआ है। राउटर के लैन साइड में एक प्राइवेट आईपी एड्रेस डला है और इन सब पीसी में भी प्राइवेट आईपी एड्रेस चला है। तो राउटर का हाफ पार्ट, एक इंटरफेस से लेके आपके पीसी में जो आईपी एड्रेस असाइन है, ये सब क्या है आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है, राउटर के दूसरे इंटरफेस पे
पब्लिक आईपी एड्रेस डाला हुआ है और ये इंटरनेट वर्ल्ड की तरफ कनेक्ट है, इसका ये इंटरफेस, तो ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस हुआ। तो जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है इसे हमें परचेस नहीं करना पड़ता आईएसपी से, और जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है उसे हमें परचेस करना पड़ता है आईएसपी से। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो समझ आया? जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है उसे परचेस नहीं करना पड़ता, और जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है उसे हमें परचेस करना पड़ता है। आगे बढ़ू? जी सर। ये क्या हो गया? क्लियर है? दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। तो जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है वो इंटरनेट में यूज किया जाता है, और ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो इंटरनेट वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड होता है, मतलब वो आइडेंटिफाइबल होता है। उस पब्लिक आईपी एड्रेस को मैं सर्च कर सकता हूँ, ठीक है? और जो इंटरनेट वर्ल्ड में पब्लिक आईपी एड्रेस यूज हो रहा है वो पूरा वर्ल्ड वाइड यूनिक होता है, और यूनिक होने का मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस हो सकता है, ठीक है? अगर किसी को मिला है तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा, डुप्लीकेसी नहीं रहेगा उसका, और वो किसी ना किसी फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उसका रजिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है? और वो जो क्या बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर है, उसको सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है उस पब्लिक आईपी एड्रेस को, वो सर्विस प्रोवाइडर हम आईएनए बोल सकते हैं, आईएनए हमें देता है, ठीक है? तो आईएनए को सर्विस प्रोवाइडर को हमें पे करना पड़ता है, या तो सर्विस प्रोवाइडर को पे करते हैं या तो आईएनए को पे करते हैं, तो हमें या तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर देता है या तो आईएनए से डायरेक्ट मिल जाता है। क्लियर है पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में? हाँ, यस सर। प्राइवेट आईपी एड्रेस का केस में ये सिर्फ लैन और वैन में इसको असाइन किया जाता है, और ये जैसे स्वान प्रोजेक्ट है, स्वान प्रोजेक्ट में जो प्राइवेट आईपी एड्रेस चल रहा है वो वहां पे यूज कर सकते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है, परचेस करने की जरूरत नहीं है। सेम आईपी एड्रेस आप भारत नेट प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, वहां भी आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन वाइज ये यूनिक होता है। तो आप अगर स्वान प्रोजेक्ट में क्या बोलते जो भी सीरीज का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं तो उसका डुप्लीकेसी और आईपी यूज नहीं कर सकोगे,
उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वो यूनिक है। अब आप सेम भारतनेट प्रोजेक्ट में सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज यूज करोगे तो वहां पर भी यूनिक होगा और डुप्लीकेशन ही होगा, लेकिन इंटरनेट वर्ल्ड में ये यूनिक नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस। आप खुद सोचो कि रायपुर में 2 अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो सेम आईपी एड्रेस को यूज कर लिए दोनों प्रोजेक्ट में, ठीक है, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट तो अलग अलग है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है ये पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली पूरा यूनिक होता है, एक ही हो सकता है ना। तो आप इसको अगर किसी एक जगह यूज कर रहे हो तो पूरे वर्ल्ड में दूसरे जगह यूज नहीं कर पाओगे पब्लिक आईपी एड्रेस। क्लियर है? और जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं रहता इंटरनेट वर्ल्ड में, उसको आप सर्च नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं कर सकते, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज नहीं रहता, जबकि प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस आप इंटरनेट वर्ल्ड में ढूंढ सकते हो। ये फ्री रहता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्री है और इसको रजिस्टर करने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस फ्री नहीं होता, परचेस करना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर से या आयना से, ठीक है, और ये रजिस्टर्ड किया जाता है इस आईपी एड्रेस को, तो उस पब्लिक आईपी एड्रेस को रजिस्टर किया जाता है कि भैया ये फेसबुक के लिए, ये चिप्स के लिए है, ये एनआईसी के लिए है, तो इस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। क्लियर है? यस सर। तो अभी आप लोग के पास टाइम है कि क्या बोलते हैं, बिजी रहोगे? थोड़ा और पढ़ सकते हैं सर। तो क्योंकि मेरा 5 जूम अभी मिनट सर। 10 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो अपन 10 मिनट बाद वापस रिकनेक्ट होंगे और आगे पढ़ सकते हैं, यस सर। ठीक है। तब तक मैं इसको क्या बोलते हैं, देखो ये एक डायग्राम है, ये लैन यूजर है, ये आपका राउटर है, राउटर में लैन आईपी डाला हुआ है, ये और एक राउटर है, ये और एक राउटर है, इन सब में एक लैन आईपी एड्रेस चला हुआ है, ठीक है। ये इंटरनल इंटरफेस हुआ और ये प्राइवेट नेटवर्क हुआ। यहाँ पे देखो राउटर के दूसरे एंड पे वैन इंटरफेस है या इंटरनेट इंटरफेस है ये सब। तो इंटरनेट इंटरफेस जो है यहाँ पे आपका पब्लिक आईपी एड्रेस चला हुआ है। तो देखो यहाँ पे अलग आईपी एड्रेस डला है, पब्लिक का यहाँ अलग डला, यहाँ अलग डला हुआ। यहाँ पे देखो आप सेम आईपी एड्रेस यूज कर लियो लैन पे। तो यही वो बताना चाह रहा है कि अगर आप ये एक अलग राउटर लगाए और लैन है तो वहाँ पे सेम आईपी यूज हो सकता है, ये एक राउटर है यहाँ पे लैन है तो यहाँ पे एक सेम आईपी यूज हो सकता है, लेकिन इसके वैन साइड में चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो आपका आईपी एड्रेस यूनिक ही होगा, सेम नहीं हो सकता। क्लियर है? और ये वैन जो है इंटरनेट जो है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जाके कनेक्ट होता है, ठीक है, और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है पब्लिक आईपी से आपके इंटरनेट वर्ल्ड पे कनेक्ट है और इसी पब्लिक आईपी को ये यहाँ पे कैरी करके इंटरनेट वर्ल्ड पे लेके आ रहा है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट से कनेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक ये डायग्राम? कोई डाउट है? यस सर। ठीक है, तो उसको थोड़ी देर के लिए मैं क्लोज करता हूँ, फिर हम लोग वापस बैक करेंगे और आगे का देखेंगे, ठीक? ओके सर।